बेलापुर गांव में आरव नाम का एक शिल्पकार रहा करता था। उसे बचपन से ही मूर्ति कला का बहुत शौक हुआ करता था। लेकिन आरव के पिता दिलबाग, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका ट्रैक्टर और खेती के सभी उपकरणों का एक बहुत बड़ा शोरूम था, वो आरव के इस शौक से बिल्कुल खिलाफ थे। आरव मूर्ति बनाने में पूरा ध्यान मग्न होता है कि तभी उसके पिता दिलबाग वहाँ आ जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है ये फालतू के काम मत किया कर, पर तू सुनता नहीं है। वो पापा, मुझे किसी को ना देनी है ये। उन्होंने ना मुझे पैसे भी दिए हैं। ये सुनते ही दिलबाग को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत वहाँ आकर आरव की पत्थर से बनाई इस मूर्त को उठाकर फेंक देता है। आगे से अगर मुझे ये करते हुए दिखा ना, तो इस मूर्ति की तरह तुझे भी बाहर फेंक दूंगा, समझा? मेरे घर पर मुझे ये मूर्तियाँ दिखनी जानी चाहिए। आरव चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है और सीधा अपने गुरु के पास आता है। आरव धीरे से गुरु रूपेश्वर के कक्ष में आता है। गुरुजी। रूपेश्वर पलटकर आरव की ओर देखता है। अरे आरव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो बेटा? आरव रूपेश को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं, ऐसी बाधाएं तो जीवन में आती ही रहती हैं, पर याद रखो कि असली कलाकार वही है जो कड़ी से कड़ी बाधाओं में भी अपनी कला को संवारता रहे, उसे निखारता रहे। आज नहीं तो कल तुम्हारे पिता तुम्हारी कला को जरूर समझेंगे। अरे कैसे समझेंगे गुरुजी? उन्होंने तो ये कह दिया कि आज के बाद अगर घर में ये सब कुछ किया तो वो मुझे भी बाहर निकाल देंगे। तो बताओ, अब मैं कहां पर अपना शिल्पकारी का काम करूंगा? तुम एक काम करो, तुम प्रकृति की गोद में जाओ, जंगल देखो, नदियों को महसूस करो, पेड़ों से बात करो। वहीं से तुम्हें हर रोज नई रचना की प्रेरणा मिलेगी। और वो मूर्ति टूट गई तो क्या हुआ? जंगल में पत्थर की कमी थोड़ी ना है। कलाकार के लिए तो पूरी दुनिया ही एक कैनवस बन जाती है बेटा। ये सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हाँ, ये बात आपने सही कही। धन्यवाद गुरुजी। जीते रहो। शाम ढलने ही वाली होती है, लेकिन आरव अब भी जंगल में पेड़ के नीचे बैठा मूर्ति बना रहा होता है। हाँ, अब ये दे आता हूँ फटाफट निधि चाची को। आरव तुरंत वो मूर्त लेकर निधि को देने चला जाता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में कई सारे गरीब लोग दिखते हैं। कोई सड़क किनारे उस झुलसती गर्मी में पसीने से भरा सो रहा था, तो कोई अपनी बीवी को अपनी गोद में लिटाकर उसका सर दबा रहा था। अरे इतनी गर्मी में ये लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आरव उनके पास जाता है। अरे आप ऐसे क्यों लेटे हैं इतनी गर्मी में बाहर? भैया, हम और क्या करें बताओ? हमें तो एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता भैया, तो सर पर छत कहाँ से नसीब होगी? और इन्हें क्या हुआ है? तबीयत खराब है इनकी। पर इतनी गर्मी में तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करें साहब, और कोई चारा ही नहीं है। आरव उन सब की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने उन लोगों की मजबूरी घूमने लगती है। उनके बदन के नीचे वो जलती हुई जमीन, पसीने से भीगे कपड़े और उनके भूख और बीमारी से तड़पते चेहरे। लेकिन आरव बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है। ये लोग रात को कैसे सोएंगे? क्या इन्हें खाना मिलेगा? इतनी गर्मी में कैसे जी पाते होंगे ये? तभी उसकी नजर एक पुरानी सी धर्मशाला पर पड़ती है, जहाँ कुछ लोग अंदर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आरव तभी रुक जाता है। अगर मैं भी एक ऐसी ही धर्मशाला बना दूं, तो इन सबको छत मिल जाएगी।
और शायद अपनी जिंदगी सुधारने का मौका भी। आरव हिम्मत जोड़कर अपने पिता के पास जाता है। पापा, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। अब मैं वो गांव के गरीब लोगों के लिए ना एक धर्मशाला बनवाना चाहता हूँ। उनके पास रहने की जगह नहीं है। गर्मी सर्दी बारिश में वो बाहर ही पड़े रहते हैं। सोचिए ना वो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए। अरे क्या बोले जा रहे हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, फालतू के कामों में उड़ाएगा तू बस। अरे पापा, पर फालतू कहाँ, उन लोगों के सिर पर छत भी नहीं है। देख, मैंने बोल दिया ना, तो तू बस चुप हो जा, कोई जरूरत नहीं है। पहले खुद का पेट पाल ले, दूसरों की बात में सोचना। आरव चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आरव खिड़की के पास बैठा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धर्मशाला बनाकर रहूंगा। अगर पापा नहीं देंगे तो मैं अपने पैसों से बना लूंगा। आरव अगले दिन अपने गुरु रूपेश्वर को जाकर सब बता देता है। यदि इरादा सच्चा हो बेटा, तो रास्ता स्वयं बन जाता है। तुम शुरू करो, भगवान तुम्हारा अवश्य साथ देंगे। और अब तो तुम अपनी कला में इतने निपुण हो चुके हो कि सबको तुम्हारी कलाकृति बहुत पसंद आएगी। आरव मुस्कुराकर वहाँ से सीधा जंगल में जाकर मूर्तियाँ और अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर देता है। आरव के हाथों में ऐसी कला थी कि चाहे उसे लकड़ी का टुकड़ा दो या पत्थर का, वो उसे ऐसा रूप दे देता मानो वो कभी पत्थर था ही नहीं। रूप ऐसा दूंगा कि कला सीधे आंखों से मन में उतर जाएगी। हाँ। आरव अब अपनी मूर्तियाँ बनाकर गांव निकल जाता है उन्हें बेचने, और जैसे ही लोग उसकी बनी मूर्तियाँ देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। अरे भाई वाह, अरे भैया क्या कला है। आरव, अरे बेटा मेरे लिए एक मंदिर की मूर्ति बनानी थी, बना पाओगे? क्यों नहीं बना पाऊंगा। धीरे धीरे उसकी कला गांव में मशहूर हो जाती है। आरव अपना धर्मशाला बनाने का सपना पूरा होते देख मुस्कुराने लगता है। अब उन लोगों के पास भी एक छत होगी। भगवान बस यूं ही मेरा साथ बनाए रखना। जितना भी पैसा आ रहा है मैं सब इसी सपने में लगा रहा हूँ। दिलबाग अपने शोरूम पर बैठा हिसाब कर रहा होता है कि तभी एक ग्राहक वहाँ आता है। अरे दिलबाग सेठ, अरे कैसे हो? अरे भाई आओ आओ, बैठो बैठो। बताओ क्या लोगे? अब बस पंप लेने आया था, खराब हो गया था ट्रैक्टर का। हाँ हाँ तो ले जाओ, आ जाओ, बढ़िया क्वालिटी का दिखाता हूँ पंप। हाँ वो तो दिखा देना, पर सुना है कि आपके बेटे ने बड़ा काम शुरू किया है, गरीबों के लिए धर्मशाला वगैरह बनवा रहा है। दिलबाग चौंक जाता है। क्या कहा? हाँ हाँ, पर भाई तुम्हारा भी इतना बड़ा दिल कि तुमने एक काम के लिए पैसे दे दिए। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। दिलबाग कुछ लोगों को लेकर सीधा धर्मशाला के बाहर पहुंच जाता है। गिरा दो सब कुछ, अब देखता हूँ ये रईस ज्यादा कहाँ से लाता है पैसे। मजदूर हथौड़ा उठाते हैं और पूरी धर्मशाला को कुछ ही देर में मिट्टी का ढेर बना देते हैं। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भागकर मेरे पास ही आएगा। वो वहाँ से चला जाता है। आरव सुबह सुबह मुस्कुराते हुए धर्मशाला की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही वो मेहनत से बनी उस धर्मशाला को ईंटों और मिट्टी के ढेर में बदला देखता है, तभी उसकी सांसें कुछ देर के लिए मानो थम सी जाती हैं। आरव धीरे धीरे घुटनों पर गिर जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे ये किसने किया? मेरी एक एक पाई लगी थी इसमें। भगवान भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ?
आरव कुछ देर तक बैठा उस धर्मशाला के टुकड़ों की ओर देखता रहता है। अब क्या होगा प्रभु? आरव वहाँ से उठकर जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक रईस सेठ मिलता है। अरे भाई, आप ही हो ना आरव? वो शिल्पकार जो किसी भी तरीके की मूर्ति इत्यादि बना देता है? जी जी। भाई, असल में मुझे एक कुर्सी बनवानी है, लेकिन कोई आम कुर्सी नहीं, एक सिंहासन की तरह, जैसा महाराजाओं के पास हुआ करता था। क्या तुम बना पाओगे? देखो, काफी बारीकी से काम करना होगा। सिंहासन ऐसा होना चाहिए कि मानो सच में किसी राजा का हो। समझ रहे हो? जी जी, उसके लिए थोड़ा बड़ा पत्थर ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा। अरे नहीं भाई, पत्थर का नहीं बनवाना। तो किसका बनवाना है? वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। सेठ तुरंत उसे अपने साथ एक बहुत ही लंबे चौड़े मैदान में ले जाता है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा रखा होता है, जिसे देखकर आरव हैरान रह जाता है। अरे ये क्या है? इसी का तुम्हें वो सिंहासन बनाना है। क्या कहा? पर इतनी धूप में ये बर्फ वहाँ रखी कैसे हुई है? तुम बस काम करते जाओ, बाकी तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। पर काम तुम्हें वहीं करना पड़ेगा, यहाँ नहीं लेकर आ सकते तुम। आरव ऊपर तपते सूरज की ओर देखता है। पर मुझे तो बर्फ से बनाना भी नहीं आता। अरे थोड़ी सी बाधा आते ही तुम तो हार मान गए दोस्त। याद रखो, जितनी बार इंसान गिरकर खड़ा होता है, उसका कद भी उतना ही बढ़ता जाता है। आरव अजीब नजरों से उसकी ओर देखता रहता है। कब तक बन जाएगा? देखना पड़ेगा। तुम इस बर्फ के टुकड़े को अगर वैसा ही रूप दे दोगे जैसा मैं चाहता हूँ, तो याद रखना कि उसका इनाम भी तुम्हें इतना ही बड़ा मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ। और बस इतना कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है और आरव धीरे धीरे उस बर्फ के पास जाता है। मैं तो पहली बार किसी बर्फ की कोई चीज बनाऊंगा, और ये बर्फ इतनी धूप में भी पिघल क्यों नहीं रही है? आरव तभी अपने औजार निकालता है और बिल्कुल ध्यान लगाकर उस बर्फ के टुकड़े को रूप देना शुरू कर देता है। शाम ढल जाती है, लेकिन अभी भी उस बर्फ का कुछ हिस्सा सिंहासन का रूप ले पाता है और इतनी तपती गर्मी में आरव का गला बिल्कुल सूख जाता है और उसके सारे कपड़े पसीने से भीग जाते हैं, लेकिन फिर भी आरव के हाथ से वो हथौड़ा छेनी नहीं छूटते। इसे तो कई दिन लगेंगे। बर्फ पर छेनी बार बार फिसल रही है। आरव रात होते ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो एक बार पलटकर फिर उस बर्फ के टुकड़े को देखता है। ये बर्फ पिघल कैसे नहीं रही है? आरव रोज आता है और भरी गर्मी में उस मैदान के बीचों बीच बैठकर उस बर्फ के टुकड़े को सिंहासन का रूप देने लगता है और उसकी कई दिनों की कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद आखिरकार उसका वो सिंहासन बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं उस सेठ को कहाँ ढूंढूं? तभी आसमान में अचानक रंग बिरंगे पक्षियों का झुंड आकर उसके ऊपर मंडराने लगा। वो गोल गोल घूमते हुए एक साथ बोलने लगे। ये राजगद्दी उसी की है जिसका दिल सबके लिए धड़कता है। जो दर्द को समझे वही असली राजा है। आरव हैरान होकर उन्हें देखता रहता है। पंछी फिर बोले, बैठो और देखो, तुम्हारी हर दुविधा का उत्तर यही मिलेगा। आरव कुछ पल के लिए उस सिंहासन को देखता रहता है और फिर धीरे से उस बर्फ के सिंहासन पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, सब कुछ बदलने लगा।
खाली मैदान के चारों ओर बर्फ की दीवारें खड़ी होने लगीं। देखते ही देखते वहाँ एक विशाल बर्फ का महल बन गया, चमचमाता हुआ, ठंडा और विशाल। आरव घबराकर खड़ा हो गया। अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। महाराज की जय हो। नहीं नहीं, मैं कोई महाराज नहीं हूँ। तुम लोग कौन हो? हम आपके सेवक हैं महाराज। ये महल, ये राजगद्दी सब आपका है।